नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो जियोग्राफी क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच के। तो आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति है ये सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर होगा बी, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह है इस ग्रह की परिभ्रमण की गति है ये सर्वाधिक होती है। और बृहस्पति ग्रह यह अपनी दूरी पर सबसे तेज़ी से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। और बात करें तो जो बृहस्पति ग्रह है ये लगभग 10 घंटों के अंदर जो परिभ्रमण है ये परिभ्रमण यानी अपनी दूरी पर घूर्णन को पूरा करता है। 10 घंटों में अपने घूर्णन को ये पूरा करता है। और बात करें पृथ्वी की, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी है ये परिभ्रमण के दौरान अपना एक घूर्णन यानी एक चक्कर 24 घंटों में पूर्ण करती है। तो बृहस्पति ग्रह ये सबसे तेज़ गति से जो है परिभ्रमण करता है। और बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य का जो चक्कर है ये सबसे कम समय में लगाता है? तो राइट आंसर होगा सी, बुध ग्रह। बुध ग्रह है ये सूर्य का जो चक्कर है ये सबसे कम समय में लगाता है। और बात करें बुध ग्रह की, तो दोस्तों बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में यानी 88 दिन का समय लेता है। 88 दिनों में ये एक चक्कर पूरा करता है। और जो एक चक्कर पूरा करता है यानी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर 88 दिनों में करता है, तो इसी चक्कर को परिभ्रमण काल भी कहते हैं। और बात करें तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह वह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। जो बुध ग्रह है ये सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी ग्रह से कम होता है। जो बुध ग्रह है इसका अपने अक्ष पे जो झुकाव है ये सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है लेकिन इसे प्राचीन जो भारतीय है ये ग्रह मानते थे? तो राइट आंसर होगा ए, सूर्य। सूर्य है ये एक ग्रह नहीं है लेकिन जो प्राचीन भारतीय लोग थे ये इसे ग्रह मानते थे। और बात करें सूर्य की, तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला है। अगर पूछ ले कौन सा सौरमंडल का पिंड हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का एक पिंड है, तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला है या एक पिंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 71%। 71% है राइट आंसर होगा। और लगभग बात करें तो इसका जो है 73.46% है। 73.46% है ये इसके अंदर हाइड्रोजन का प्रतिशत है। और बात करें तो सर्वाधिक हाइड्रोजन का और दूसरे नंबर पर जो हीलियम गैस है, हीलियम है दूसरे नंबर पर हीलियम गैस है। अगर हीलियम गैस के प्रतिशत की बात करें तो इसका 24.85% है। 24.8 यानी 24.85% हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी पर जो एक चक्कर है ये कितने दिनों में लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लगभग 27.3 डेज, 27.3 डेज के अंदर जो है चंद्रमा ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। और बात करें चंद्रमा तो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा है ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन है ये चंद्र ग्रहण घटित होता है। और बात करें जो चंद्र ग्रहण घटित होता है इस घटना को बल्ड मून भी कहा जाता है। जिस दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है इसे बल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो इसका राइट आंसर होगा बी, 76 ईयर, यानी जो 76 वर्ष है, 76 वर्ष ये हेली जो धूमकेतु है इसका आवर्तकाल होता है। और बात करें हेली धूमकेतु की तो दोस्तों इस हेली धूमकेतु की जो खोज है ये 1680 के अंदर है। इसकी खोज सर आइजक न्यूटन के एक मित्र थे एडमंड हेली ने की थी। एडमंड हेली के द्वारा 1680 ईस्वी को हेली नामक धूमकेतु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय तो राइट आंसर होगा डी, 2 सेकंड से कम। यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम का समय लेता है। और ये लेता है लगभग 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड का जो समय है ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, मंगल को। यानी जो मंगल ग्रह है इसे पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने मंगल को कथा के अनुसार स्तनपान करवाया था, इसलिए इसी स्तनपान के कारण मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो इसका राइट आंसर होगा सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। और बात करें शनि ग्रह की तो शनि ग्रह है ये सूर्य से छठा ग्रह है, सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। यानी बृहस्पति के बाद सौरमंडल का जो बड़ा ग्रह है ये शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाला ग्रह है तो इसका राइट आंसर होगा ए, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह है ये पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। और बात करें अरुण तो अरुण और जो एक शुक्र ग्रह है, अरुण
और शुक्र ग्रह है, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। शुक्र ग्रह तथा अरुण ग्रह ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति पर जो लाल धब्बे हैं ये किस संकेत के सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अशांत बादल। जो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं ये अशांत बादल के सूचक है, यानी अशांत बादल के इसका मतलब प्रति चक्रवातीय तूफान है, प्रति चक्रवातीय तूफान है। और ये चक्रवातीय जो तूफान है ये 400 वर्षों तक बना रहता है। जो अशांत बादल या प्रति चक्रवातीय तूफान है ये बृहस्पति ग्रह पर 400 वर्षों तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए जो गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान है इसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बृहस्पति। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए जो गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान है इसको भेजा था। और इसने ये अंतरिक्ष यान 7 दिसंबर 1995 यानी 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष यान है इसको भेजा गया था। तो डेट भी आपको याद रखनी है, 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, शुक्र ग्रह से। जो मैगलन अभियान है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। और बात करें मैगलन अभियान की तो यह एक रोबोटिक अभियान अंतरिक्ष यान है। मैगलन अभियान अंतरिक्ष यानी यह रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। और बात करें तो जो मैगलन अभियान है, मैगलन जो अभियान है यह अभियान रडार मैपिंग मिशन के तहत मैगलन जो अभियान है ये शुक्र ग्रह पर 4 मई 1889 यानी 4 मई 1889 ईस्वी को रडार मैपिंग मिशन के तहत इसे शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अगर पूछ ले कि जो मैगलन अभियान है इसे शुक्र ग्रह पर कब भेजा गया तो जो रडार मैपिंग मिशन है इसके तहत 4 मई 1889 ईस्वी को इसे शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रमा। चंद्रमा है ये सूर्य का ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है तो इसका राइट आंसर होगा ए, टाइटन। टाइटन जो ग्रह है ये शनि का, टाइटन जो उपग्रह है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बात करें कि शनि ग्रह के अंदर कुल कितने उपग्रह है, अगर पूछ लिया जाए कि शनि ग्रह में कुल कितने उपग्रह है तो 8 अक्टूबर 2019 तक जो ज्ञात हुआ था इसके अनुसार 82 उपग्रह है। यानी 8 अक्टूबर 2019 तक जो ज्ञात हुआ था कि इस जो शनि ग्रह है इसके कुल 82 यानी 82 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है तो इसका राइट आंसर होगा बी, मृत सागर में लवणता की जो मात्रा है ये मृत सागर में सर्वाधिक है। और बात करें तो मृत सागर दोस्तों यह समुद्र तल से 440 मीटर यानी समुद्र तल से 440 मीटर नीचे समुद्र तल मृत सागर है। ये समुद्र तल से
440 मीटर नीचे पाया जाता है और इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी मृत सागर को कहा जाता है और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है तो मृत सागर है, ये खारे पानी की सबसे निचली झील है। और बात करें मृत सागर की तो दोस्तों जो मृत सागर है ये इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन देश में स्थित है। मृत सागर है इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन देश में स्थित है। और जो मृत सागर है, मृत सागर है इसका सतही क्षेत्रफल पूछ ले कि मृत सागर का सतह क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल कितना है तो ये 605 वर्ग किलोमीटर, 605 वर्ग किलोमीटर ये इसका सतही क्षेत्रफल है। और बात करें तो दोस्तों मृत सागर को अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। मृत सागर को अरबी झील के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना आपको मृत सागर के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मृत सागर। मृत सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर व काला सागर इन तीनों से भिन्न है क्योंकि ये एक खारे पानी का समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी वाष्पीकरण का उच्चतम दर। वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण का जो उच्चतम दर है इसके कारण मृत सागर में है ये उच्च लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा डी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जो जलोढ़ पंख है ये निर्मित होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। कौन सा द्वीप है जो इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है तो इसका राइट आंसर होगा डी, जावा। जो जावा द्वीप है ये इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। और दोस्तों बात करें इंडोनेशिया के बारे में तो इंडोनेशिया है ये दक्षिण पूर्वी एशिया और जो ओशिनिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। और बात करें इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये पहले जकार्ता थी और अभी फिलहाल है जकार्ता से हटाकर इसे नुसंतारा को जो है कैपिटल बनाया गया है। तो इंडोनेशिया की अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर राजधानी पूछे तो ये नुसंतारा है। अगर पूछे प्राचीन यानी पहले की राजधानी कौन सी थी तो जकार्ता है, ये इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी। और बात करें इंडोनेशिया की तो दोस्तों इंडोनेशिया देश के अंदर कुल 17,508 द्वीप है। 17,508 द्वीप है ये इंडोनेशिया में है। और बात करें तो इंडोनेशिया यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला एवं दुनिया का मुस्लिम आबादी वाला देश है। यानी इंडोनेशिया है ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जो है आबादी निवास करती है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी किस देश में है तो ये इंडोनेशिया देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये सभी तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और एक और है जो कर्नाटक है। कर्नाटक है यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है, इनमें जो काली मिट्टी है इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी यानी डी होगा। और बात करें काली मिट्टी की तो दोस्तों जो काली मिट्टी है इसमें मैग्नीशियम, चूना और लोहे के तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। मैग्नीशियम, चूना, लोहे के तत्व और कार्बनिक जो पदार्थ है इनकी अधिकता जो है काली मिट्टी में पाई जाती है। और दोस्तों काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों काली मिट्टी है इसमें सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक कपास की फसल होती है।
यानी कपास की खेती है ये सर्वाधिक काली मिट्टी में की जाती है। और काली मिट्टी को दोस्तों लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लावा मिट्टी और रेगूर मिट्टी ये दोनों काली मिट्टी के उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो ये राइट आंसर डी कपास। कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक उपयोगी होती है। यानी बात करें कपास की तो जो कपास की खेती है ये सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है। यानी कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भी गुजरात राज्य में जो है कर्नाटक राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है कर्नाटक राज्य के अंदर। और जो कपास की खेती है इसका सर्वाधिक उत्पादन है ये गुजरात राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव जो पदार्थ है इनसे भरपूर होती है? तो राइट आंसर होगा ए काली मिट्टी। काली मिट्टी है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे तथा एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी जो लेटेराइट मृदा है या लेटेराइट जो मिट्टी है इसमें लोहे तथा एल्यूमिनियम की जो है अधिकता पाई जाती है। और लोहे और एल्यूमिनियम के अलावा जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें चूने की मात्रा भी पाई जाती है। और बात करें लेटेराइट मिट्टी की तो इस मिट्टी के अंदर चाय और जो कहवा है चाय और कहवा इस का फसल है ये उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के अंदर चाय और कहवा की फसल उगाई जाती है। और जो लेटेराइट मिट्टी है ये मिट्टी अम्लीय होती है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी मिट्टी है जो अम्लीय होती है तो लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु है इसके 2/3 क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी लाल मिट्टी। यानी लाल मिट्टी है ये तमिलनाडु के 2/3 हिस्से पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में एक खरीफ की फसल है। निम्न में से एक खरीफ की फसल है तो राइट आंसर होगा सी चावल। चावल है ये एक खरीफ की फसल है। और बात करें खरीफ की फसल की तो खरीफ की फसल जून से जुलाई के मध्य बोई जाती है। जून और जुलाई के मध्य खरीफ की फसल है ये बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा बी गेहूं। गेहूं है ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्योंकि जो गेहूं है दोस्तों ये खाद्यान्न फसल है। गेहूं है ये खाद्यान्न फसल है। और गन्ना जूट और कपास ये तीनों नकदी फसल है। गेहूं खाद्यान्न फसल है और गेहूं को रबी की फसल भी कहा जाता है। गेहूं को रबी की फसल कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ये गेहूं की फसल है ये पकती है इसलिए इसे रबी की फसल कहा जाता है। और रबी है ये सूर्य का पर्यायवाची है। और बात करें गेहूं तो ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी लोहा। यानी सिंहभूम है ये लोहा अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम या सिंहभूमि है ये लोहा अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें सिंहभूमि की तो दोस्तों जो सिंहभूमि है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। सिंहभूमि भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरिया कोयला की खानें किस देश के किस राज्य में है? जरिया कोयला की खानें हैं ये देश के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी झारखंड। यानी जो जरिया कोयला है इसकी खानें हैं ये देश के झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के जो धनबाद प्रांत है झारखंड राज्य का धनबाद प्रांत है यहाँ पर जरिया कोयला है इसकी खानें स्थित हैं। और बात करें तो झारखंड यानी
यहाँ पर अच्छी कोकिंग यानी कोकिंग कोयला अच्छी गुणवत्ता में पाया जाता है। झारखंड के धनबाद प्रांत के अंदर जो कोकिंग कोयला है ये अच्छी गुणवत्ता के आधार पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्लाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल्लाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लौह अयस्क। यानी जो बेल्लाडीला है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और जो बेल्लाडीला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, यानी बेल्लाडीला है ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के अंदर है जो बेल्लाडीला है, बेल्लाडीला ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, माही नदी। माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। और बात करें माही नदी की तो माही नदी दक्षिणी जो राजस्थान है इसकी प्रमुख नदी है, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है। और माही नदी भारत के पश्चिम भाग में बहती है, भारत के पश्चिम भाग में बहती है और राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले की मुख्य नदी है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले की मुख्य नदी है, क्योंकि इन दो जिलों में ये नदी बहती है। और बात करें इस नदी के उद्गम की तो जो माही नदी है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ से माही नदी है ये निकलती है। अगर पूछ ले कि माही नदी कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के धार जिले से जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ से माही नदी निकलती है। और बात करें तो यह अरब सागर में जाकर मिलती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। और बात करें माही नदी की कुल लंबाई की तो दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। अगर पूछ ले कुल लंबाई 576 है तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में माही नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है, कुल लंबाई 576 है। और राजस्थान में माही नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। और दोस्तों जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और बात करें माही नदी के उपनाम की तो माही नदी को बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा भी कहते हैं, वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। और माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी जो राजस्थान है इसकी स्वर्ण रेखा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।